हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया था ऑफिस की कैंटीन में। तुम बेकार ही इतनी चिंता करती हो मेरी। मैं अपना ख्याल अच्छे से रखता हूँ। एक हाथ से ऑफिस की मोटी मोटी फाइलें संभालते हुए और दूसरे हाथ में मोबाइल कान में लगाए दीपेश माँ को समझाने की कोशिश में जुटा हुआ था। देख दीपेश, झूठ मत बोल मुझसे। तू खुद ही देख ले अपने आप को, कितना दुबला हो गया है। तेरी फोटो दिखाती रहती है छुटकी मुझे फेसबुक पर। अरे इतना भी क्या काम होता है तुझे कि खाने पीने की सुध नहीं रहती। घर से दूर रह रहे बेटे के लिए माँ का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। देख मेरी बात मान, छुटकी को बुला ले अपने पास। बहन के आने से तेरे खाने पीने की सब चिंता मिट जाएगी। वैसे भी 12वीं पास कर लेगी इस साल, तो वहीं किसी कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। माँ बहुत उत्साहित होते हुए बोली। जिस बात से दीपेश को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी वो यही बात थी। पता नहीं माँ क्यों नहीं समझती कि छुटकी के आने से उसकी चिंताएं मिटेंगी नहीं। उल्टे बहन के आने से दीपेश के ऊपर जिम्मेदारी का एक और बोझ आ पड़ेगा। अभी तो वो परिवार से दूर अपने दोस्तों के साथ आज़ाद पंछी की तरह बेफिक्र जिंदगी का आनंद ले रहा था। उसके ऑफिस में ही काम करने वाले शेखर और राहुल के साथ मिलकर उससे एक किराए पर फ्लैट ले लिया था। महीने का सारा खर्चा तीनों तयशुदा हिसाब से बांट लेते थे। अविवाहित लड़कों को घर गृहस्थी का कोई ज्ञान तो था नहीं। मनमौजी में दिन गुजर रहे थे। जो जी में आता करते, किसी तरह की बंदिश नहीं। कोई रोक टोक नहीं थी उनकी जिंदगी में। कपड़े धुले तो धुले, वरना यूं ही पहन लिए। हफ्ते में एक बार मन हुआ तो घर की सफाई हो जाती, वरना वो भी नहीं। दीपेश से जब भी उसकी माँ छोटी बहन को साथ रखने की बात कहती, वो घोड़े सा बिदक जाता। छुटकी रहने आएगी तो दीपेश को दोस्तों से अलग कमरा लेकर रहना पड़ेगा और ऊपर से उसकी आज़ादी में खलल भी पड़ेगा। यही वजह थी कि वो कोई ना कोई बहाना बनाकर माँ की बात को टाल जाता। माँ अभी बहुत काम है ऑफिस में, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ, कहकर दीपेश ने फ़ोन रख दिया। वो सोच रहा था कहीं माँ सचमुच छुटकी को ना भेज दे। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं सब कैसे मैनेज करूँगा। तीनों दोस्तों को ऐसे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन खाना पकाने के मामले में तीनों ही अनाड़ी थे। ब्रेड अंडा दूध पर गुजारा करने वाले रोज रोज एक ही तरह का खाना खाकर दीपेश उकता गया था। बाहर का खाना अक्सर उसका हाजमा खराब कर देता था। परिवार से दूर रहने का असर सचमुच उसकी सेहत पर पड़ रहा था। माँ का इस तरह चिंता करना वाजिब भी था। इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालना पड़ेगा, वो मन ही मन में सोचने लगा। फिलहाल तो 4 बजे उसकी एक मीटिंग थी। खाने की चिंता से ध्यान हटाकर वो एक बार फिर से फाइलों के ढेर में गुम हो गया। दीपेश के अलावा शेखर और राहुल की भी यही समस्या थी। उनके घर वाले भी अपने लाडलों की सेहत की फिक्र में घुले जाते थे। शाम को थक हार कर दीपेश जब घर आया तो बड़ी देर तक घंटी बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला। एक तो दिन भर ऑफिस में माथापच्ची करने के बाद वो बुरी तरह थक गया था। उस पर घर की चाबी ले जाना आज वो भूल गया था। फ्लैट की एक एक चाबी तीनों दोस्तों के पास रहती थी, जिससे किसी को भी असुविधा ना हो। थकान से बुरी तरह झल्लाए दीपेश ने एक बार फिर बड़ी जोर से घंटी पर हाथ दे मारा। थोड़ी ही देर में इंच भर दरवाजे की आड़ से राहुल का चेहरा नजर आया। दीपेश को देखकर उसने हड़बड़ाकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। क्यों इतना टाइम लगता है क्या? बहरा हो गया था क्या जो घंटी सुनाई नहीं दी? अंदर घुसते ही दीपेश ने उसे आड़े हाथों लिया। गले में बंधी नेक टाई को ढीला कर दीपेश बाथरूम की तरफ जा ही रहा था कि राहुल ने उसे टोक दिया। यार अभी रुक जा कुछ देर। क्यों, क्या हुआ? दीपेश ने पूछा। फिर राहुल को बगले झांकते देखकर वो सब कुछ समझ गया। कोई है क्या वहाँ? हाँ यार, वो कविता आई है, वही है बाथरूम में। अरे तो बोल ना ऐसा। दीपेश ने फ्रिज खोलकर पानी की ठंडी बोतल निकाल ली। राहुल की प्रेमिका कविता नौकरी करती थी और एक वुमेन हॉस्टल में रह रही थी। जब भी दीपेश और शेखर घर पर नहीं होते, राहुल कविता को मिलने के लिए बुला लेता। दीपेश को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, मगर शेखर को ये बात पसंद नहीं आती थी। उसका मानना था कि मकान मालिक कभी भी इस बात को लेकर
उन्हें घर खाली करने को कह सकता है। जब कभी कविता को लेकर राहुल और शेखर के बीच में तकरार होती, दीपेश बीच बचाव से मामला शांत करवा लेता। यार बड़ी भूख लगी है, खाने को कुछ है क्या? दीपेश ने फ्रिज में झांका। देख लो, सुबह की ब्रेड पड़ी होगी। कविता के जाने के बाद राहुल आराम से सोफे पर पसरा टीवी देख रहा था। दीपेश को जोरों की भूख लगी थी। इस वक्त उसे माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म खाना बहुत याद आने लगा। वो जब भी कॉलेज से भूखा प्यासा घर आता था, माँ उसकी पसंद का खाना बनाकर बड़े लाड से उसे खिलाती थी। काश माँ यहाँ होती, मन ही मन वो सोचने लगा। बहुत हुआ, अब कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, दीपेश ने कहा। तो राहुल बोला, मतलब? यार खाने पीने की दिक्कत हो रही है, मैंने सोच लिया है किसी खाना बनाने वाले को रखते हैं, दीपेश बोला। और उसको पगार भी तो देनी पड़ेगी, राहुल ने कहा। हाँ तो दे देंगे ना, आखिर कमा किस लिए रहे हैं। लेकिन हमें मिलेगा कहाँ कोई खाना बनाने वाला, राहुल ने कहा। मैं पता लगाता हूँ, दीपेश ने जवाब दिया। दूसरे दिन सुबह जब दीपेश काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। करीब 30-32 साल की मंझोले कद की एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। दीपेश के पूछने से पहले ही वो औरत बोल पड़ी, मुझे चौकीदार ने भेजा है, खाना बनाने का काम करती हूँ मैं। ओह हाँ, मैंने ही चौकीदार से बोला था, अंदर आ जाइए, दीपेश उसे रास्ता देते हुए बोला और कमरे में रखी कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। कुछ झिझकते हुए वो औरत अंदर आई। गेहूं रंग की गठीले बदन वाली वो औरत नजरें चारों तरफ घुमाकर उस अस्त व्यस्त कमरे का बारीकी से मुआयना करने लगी। बेतरतीब पड़ी बिस्तर की चादर, कुर्सी की पीठ पर लटका गीला तौलिया, फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी चप्पलें। हमें सुबह का नाश्ता और रात का खाना चाहिए। दिन में हम लोग ऑफिस में होते हैं तो बाहर ही खा लेते हैं। दीपेश ने उसका ध्यान खींचा। राहुल भी दीपेश के पास आकर खड़ा हो गया। कितने लोगों का खाना बनेगा, उस औरत ने दीपेश से पूछा। कुल मिलाकर 3 लोगों का। हमारा एक और दोस्त है, वो अभी घर पर नहीं है। औरत ने दीपेश को महीने की पगार बताई और साथ ही ये भी कि वो 1 पैसा भी कम नहीं लेगी। दोनों दोस्तों ने सवालिया निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। पगार थोड़ी ज़्यादा थी, मगर और चारा भी क्या था, हमें मंजूर है, दीपेश ने कहा। आखिरकार खाने की परेशानी तो हल हो जाएगी। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी, कहते हुए वो जाने के लिए उठी। आपने अपना नाम नहीं बताया, दीपेश ने उसे पीछे से आवाज़ दी। मेरा नाम सुनीता है। कुछ सकुचाकर उस औरत ने अपना नाम बताया और चली गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सुनीता आ गई थी। रसोई में जो कुछ भी पड़ा था उससे उसने नाश्ता तैयार कर दिया। आज कई दिनों बाद दीपेश और राहुल ने गरम गरम नाश्ता खाया तो उन्हें मज़ा आ गया। शेखर अभी तक सो रहा था तो उसका नाश्ता सुनीता ने ढक कर रख दिया था। भैया जी, राशन की कुछ चीज़ें लानी पड़ेगी, शाम का खाना कैसे बनेगा, रसोई में कुछ भी नहीं है, सुनीता दुपट्टे से हाथ पोंछते हुए दीपेश से बोली। दीपेश ने एक कागज़ पर वे सारी चीज़ें लिख ली जो सुनीता ने बताई थी। शाम को ऑफिस से लौटता हुआ वो ले आएगा। शेखर को अब तक इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे जब पता चला तो उसने अपने हिस्से के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। बहुत ज़्यादा पगार मांग रही है वो, इससे कम पैसों में तो हम आराम से बाहर खाना खा सकते हैं। शेखर, तुमको पता है कि बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ पैसे ज़्यादा देने भी पड़ रहे हैं तो क्या हुआ, सुविधा तो हमें ही होगी। हाँ, दीपेश ठीक कह रहा है, घर के बने खाने की बात ही कुछ और है। सुबह के नाश्ते का स्वाद अभी तक राहुल की ज़बान पर था, लेकिन शेखर पर इन दलीलों का कोई असर नहीं पड़ा। वो जिद पर अड़ा रहा कि वो अपने हिस्से के पैसे नहीं देगा और अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, दीपेश बोला। उसे पता था शेखर अपने मन की करता है। थोड़े ही दिनों में सुनीता ने रसोई की बागडोर संभाल ली थी। सुनीता के हाथों के बने खाने में दीपेश को माँ के हाथों का स्वाद महसूस होता था। सुनीता भी उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती। अपने परिवार से दूर रह रहे
इन लड़कों पर उसे एक तरह से ममता तो आती। अन्नपूर्णा की तरह अपने हाथों के जादू से उसने रसोई की काया ही पलट दी थी। कई बार ऑफिस की भागदौड़ से दीपेश को फुर्सत नहीं मिल पाती, तो वो अक्सर सुनीता को ही सब्जी वगैरह लाने के पैसे दे देता। जिन घरों में वो काम करती थी, उनमें से अधिकांश घरों की मालकिनें अव्वल दर्जे की कंजूस और सक्की थी। नाप तौल कर हर एक चीज का हिसाब रखकर उसे खाना पकाना होता था। दीपेश या राहुल सुनीता से कभी किसी चीज का हिसाब नहीं पूछते थे। इस बात से उसके दिल में इन लड़कों के लिए स्नेह का भाव आ गया था। अपनी हल्की बीमारी में भी वो उनके लिए खाना पकाने चली आती। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में दीपेश की बाइक खराब हो गई। किसी तरह घसीटते हुए उसने बाइक को मोटर गैराज तक पहुंचाया। क्या हुआ? फिर से खराब हो गई। गैराज में काम करने वाला नौजवान शकील ग्रीस से सने हाथ अपनी शर्ट में पोंछता हुआ दीपेश के पास आया। यार रमेश कहाँ है? ये तो उसके हाथ से ही ठीक होती है, रमेश को बुलाओ। जब भी उसकी बाइक धोखा दे जाती, वो गैराज के सीनियर मैकेनिक रमेश के ही पास आता और उसके अनुभवी हाथ लगते ही बाइक दुरुस्त चलने लगती। शकील रमेश को बुलाने के लिए गैराज के अंदर बने छोटे से कैबिन में चला गया। थोड़ी ही देर में मध्यम कदकाठी के हंसमुख चेहरे वाला रमेश बाहर आया। माफ़ कीजिए दीपेश बाबू, हम जरा अपने लिए दोपहर का खाना बना रहे थे। आप अपना खाना यहाँ गैराज में बनाते हैं? परिवार से दूर रहते हैं क्या? दीपेश ने हैरानी से पूछा। इस गैराज में वो कई सालों से काम कर रहा था। अपने बरसों के अनुभव और कुशलता से आज वो इस गैराज का सीनियर मैकेनिक था। ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जिसका मर्ज उसे पता ना हो, इसीलिए हर ग्राहक उसे जानता था। अब क्या बताएं, 2 साल पहले घरवाली कैंसर की बीमारी से चल बसी। तब से ये गैराज ही हमारा घर है। कोई बाल बच्चा हुआ नहीं, तो परिवार के नाम पर हम अकेले हैं। बस कट रही है किसी तरह। लाइए देखूं जरा क्या माजरा है। रमेश, पिछली बार आप नहीं थे तो राजू ने कुछ पार्ट्स बदलकर बाइक ठीक कर दी थी। अब तो तुम्हें ही अपने हाथों का कमाल दिखाना पड़ेगा, दीपेश बोला। रमेश ने दाएं बाएं सब चेक किया, इंजन कार्बोरेटर सब खंगाल डाला। चाबी घुमाकर बाइक स्टार्ट की तो घर की आवाज़ के साथ बाइक चालू हो गई। देखो भाई, ऐसा है दीपेश, अब इसको तो बेच ही डालो। कई बरस चल चुकी है और अब कितना खींचोगे? अभी कुछ पार्ट्स भी बदलने पड़ेंगे। उसमें जितना पैसा खर्च करोगे उससे तो अच्छा है नई गाड़ी ले लो। तुम ही कोई अच्छी सी सेकेंड हैंड दिला दो, दीपेश बोला। अरे यार, पुरानी से अच्छा है नई ले लो, रमेश हंसते हुए बोला। बात तो तुम्हारी सही है, मगर थोड़ा बजट का चक्कर है। रमेश कुछ सोचने की मुद्रा में बोला। कोई बात नहीं, बजट की चिंता मत करो। मेरा चचेरा भाई एक डीलर के पास काम करता है, उसको बोलकर कुछ डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ, अगर आप कहो तो। इस बात को सुनकर दीपेश खिल गया। कब से सोच रहा था नई बाइक लेने के लिए। कुछ डिस्काउंट के साथ नई बाइक मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता था। उसने रमेश का धन्यवाद किया और नई बाइक लेने का मन बना लिया। ठीक है रमेश, मैं अगले ही महीने ले लूँगा नई गाड़ी। बस आप जरा डिस्काउंट अच्छा दिलवा देना। उसकी फिक्र मत करो दीपेश बाबू, निश्चिंत रहो। लगभग 45 वर्ष का रमेश नेक दिल इंसान था। दीपेश ने उसे सदा हंसते मुस्कुराते ही देखा था, मगर वो अपनी जिंदगी में एकदम अकेला है, इस बात का इल्म उसे आज ही हुआ। इधर कुछ दिनों से शेखर बहुत परेशान था। ऑफिस में उसके साथ हो रहे भेदभाव ने उसकी नींद उड़ा रखी थी। शेखर के वरिष्ठ मैनेजर ने शेखर के पद पर अपने किसी रिश्तेदार को रख लिया था और शेखर को दूसरा काम दे दिया गया, जिसका ना तो उसे खास अनुभव था और ना ही उसका मन उस काम में लग रहा था। अपने साथ हुई इस नाइंसाफ़ी की शिकायत उसने बड़े अधिकारियों से की, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह उसकी शिकायतें दबकर रह गई थी। आखिरकार तंग आकर उसने नौकरी छोड़ दी। दूसरी नौकरी की तलाश में सुबह का निकला शेखर
देर शाम ही घर लौट पाता था। उसका दिन भर दफ्तरों के चक्कर लगाने में गुजर जाता, मगर नई नौकरी मिलना आसान नहीं था। कहीं मन मुताबिक तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तो कहीं उसका काम उसकी योग्यता के मुताबिक नहीं था। जिंदगी की कड़वी हकीकत जेब में पड़ी डिग्रियों को मुंह चिढ़ा रही थी। दीपेश और राहुल ने शेखर की मदद करने के लिए अपने स्तर पर कोशिश की, मगर बात कहीं भी नहीं बन पा रही थी। एक के बाद एक इंटरव्यू दे देकर शेखर का सब्र जवाब देने लगा था। अपने भविष्य की चिंता में उसका शरीर सूख कर कांटा हो चला था। पास में जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी जब तक टिकती, 2 महीने से तो वो अपने हिस्से का किराया भी नहीं दे पा रहा था। दीपेश और राहुल उसकी स्थिति समझकर उसे कुछ कहते नहीं थे, मगर ऐसी भी कब तक चलता। सुबह का भूखा प्यासा शेखर एक दिन शाम को जब घर आया तो सारा बदन तप रहा था। उसके होंठ सूख रहे थे। उसे महसूस हुआ मानो शरीर में जान ही नहीं बची। सुनीता उसे कई दिनों से इस हालात में देख रही थी। इस वक्त वो शाम के खाने की तैयारी में जुटी थी। शेखर सुध-बुध भुलाकर जूते के साथ ही बिस्तर पर निढाल पड़ गया। सुनीता ने पास जाकर उसका माथा छुआ। शेखर को बहुत तेज बुखार था। वो पानी लेकर आई। उसने शेखर को जरा सहारा देकर उठाया और पानी का ग्लास उसके मुंह से लगाया। क्या हाल बना लिया है भैया आपने अपना। सुनीता, फ्रिज में दवाइयाँ रखी हैं, जरा मुझे लाकर दे दो। अस्फुट स्वर में शेखर ने कहा। दवाई खाकर शेखर फिर से लेट गया। सुबह से पेट में कुछ गया नहीं था। उसे उबकाई सी महसूस हुई। शेखर भैया, पहले कुछ खा लो, फिर सो जाना। हाथ में एक तस्तरी लिए सुनीता उसके पास आई। शेखर को तकिए के सहारे बिठाकर सुनीता ने उसे चम्मच से खिचड़ी खिलाई, बिल्कुल किसी माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है। शेखर को अपनी माँ की याद आ गई। आज कई दिनों बाद उसी प्यार से किसी ने उसे खाना खिलाया था। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो उसकी तबीयत में सुधार था। बुखार अब तक उतर चुका था, लेकिन कमजोरी की वजह से उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। दीपेश और राहुल ने उसे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी, साथ ही हौसला भी बंधाया कि वो अकेला नहीं है। सुनीता उसके लिए कभी दलिया तो कभी खिचड़ी पकाती और बड़े मनुहार से खिलाती। शेखर उसे अब दीदी बुलाने लगा था। दीदी, आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं फिलहाल, मगर वादा करता हूँ नौकरी लगते ही आपका सारा पैसा चुका दूंगा। शेखर ने सुनीता से कहा। कैसी बातें कर रहे हो शेखर भैया, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, लेकिन मुझे इस तरह मुफ्त का खाना खाने में शर्म आती है। शेखर बहुत उदास था। भैया, मेरी एक बेटी है, 10 साल की, स्कूल जाती है। मेरा सपना है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि उसे घर पर पढ़ा सकूं, और उसे ट्यूशन भेजने की मेरी हैसियत नहीं है। घर का किराया, रानी के स्कूल की फीस और राशन पानी के बाद बचता ही क्या है। अगर आप मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आपसे मैं खाना बनाने के पैसे नहीं लूँगी, समझ लूँगी वही मेरी पगार है। बात तो ठीक थी। शेखर को भला क्या परेशानी होती। रोज़ शाम रानी अब अपनी माँ के साथ आने लगी। शेखर उसे दिल लगाकर पढ़ाता। सुनीता कई घरों में काम करती थी। उसने अपनी जान पहचान के एक बड़े साहब को शेखर का बायोडेटा दिया। शेखर को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मेहनती और योग्य तो वो था ही। इस बार समय ने भी उसका साथ दिया और उसकी नौकरी पक्की हो गई। दीपेश और राहुल भी बहुत खुश थे। शेखर सबसे ज़्यादा एहसानमंद सुनीता का था। जिस निस्वार्थ भाव से सुनीता ने उसकी मदद की थी, शेखर के दिल में सुनीता का स्थान अब किसी सगी बहन से कम नहीं था। सुनीता भी शेखर की कामयाबी से बहुत खुश थी। साथ ही अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंता भी उसकी हट चुकी थी। घर में जिस तरह बड़ी बहन का सम्मान होता है, कुछ ऐसा ही सम्मान अब सुनीता का दीपेश और उसके दोस्तों के घर में था। सुनीता की उपस्थिति में ही बहुत बार कविता राहुल से मिलने घर आती थी। शुरू में राहुल को कुछ झिझक हुई, मगर सुनीता अपने काम से मतलब रखती।
वो दूसरी काम वाली बाइयों की तरह इन बातों को चुगली का साधन नहीं बनाती थी। राहुल और कविता की एक दिन किसी बात पर तू मैं हो गई। सुनीता उस वक्त रसोई में अपना काम कर रही थी। दोनों की बातें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। राहुल के व्यवहार से आहत रोती हुई कविता वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राहुल भी गुमसुम बैठ गया। सुनीता आमतौर पर ऐसे मामलों में नहीं पड़ती थी। वो अपने काम से काम रखती थी, मगर कविता और राहुल को इस तरह लड़ते देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने राहुल से पूछा तो राहुल ने बताया कि कुछ महीनों से शादी की बात को लेकर कविता के साथ उसकी खटपट चल रही है। लेकिन भैया, इसमें गलत क्या है? कभी ना कभी तो आप कविता दीदी से शादी करेंगे ही। ये शादी होनी बहुत मुश्किल है सुनीता, तुम नहीं समझोगी। मेरे घर वाले जात पात पर बहुत यकीन करते हैं और कविता हमारी जाति की नहीं है। वैसे तो मुझे आपके मामले में बोलने का कोई हक नहीं है राहुल भैया, मगर एक बात कहना चाहती हूँ। राहुल ने प्रश्नात्मक ढंग से उसकी तरफ देखा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा राहुल भैया। कविता दीदी को आप बहुत पहले से जानते हैं, मगर जात पात का ख्याल आपको अब आ रहा है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कविता दीदी को कैसा लग रहा होगा जब आपने उन्हें शादी के लिए मना किया होगा। इतना आसान नहीं होता किसी भी लड़की के लिए, इतने लंबे अरसे बाद अचानक संबंध तोड़ लेना। ये समाज सिर्फ लड़की पर ही उंगली उठाता है। आप दोनों के रिश्ते की बात जानकर क्या भविष्य में उनकी शादी में अड़चन नहीं आएगी? क्या कविता दीदी और आप एक दूसरे को भूल पाएंगे? जरा इन बातों को सोच कर देखिए। तब आपको जात पात का ध्यान आ रहा है, तब क्यों नहीं आया था जब कविता दीदी के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा? सुनीता कुछ भावुक स्वर में बोली। उसे मन में थोड़ी शंका भी हुई कि कहीं राहुल उसकी बातों का बुरा ना मान जाए। आखिर वो इस घर में सिर्फ एक खाना पकाने वाली ही तो थी। राहुल ने सुनीता की इस नसीहत का बुरा नहीं माना। वो खुद भी कविता को इस तरह रुलाकर अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। एक लंबे अरसे से वो और कविता एक दूसरे के करीब थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने के वादे किए थे। कितनी ही बार दोनों ने अलग होने का फैसला लिया, मगर कुछ पलों की जुदाई भी दोनों से बर्दाश्त नहीं होती थी। राहुल को सुनीता की बात में सच्चाई लगी। जात पात के ढकोसलों में आकर कविता जैसी लड़की को खोना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, जो उसे टूट कर चाहती थी और हर हाल में उसका साथ देने को तैयार थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कविता ही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। राहुल के शब्दों में सच्चाई की झलक थी, इसीलिए सुनीता मुस्कुरा उठी। उसकी एक कोशिश से दो दिल टूटने से बच गए थे। उसी दिन कविता से माफ़ी मांगकर राहुल ने उससे शादी का वादा किया। रही बात घर वालों की, तो उन्हें भी किसी तरह मनाना होगा और वो उन्हें राजी करके रहेगा। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले दीपेश के लिए उसकी छोटी बहन की राखी आई थी। शेखर और राहुल की कोई बहन नहीं थी, तो इस दिन उन दोनों की कलाई सुनी रह जाती थी। नहा धोकर नया कुर्ता पजामा पहनकर दीपेश ने उल्लास से लिफाफा खोलकर राखी निकाली। सुनीता से उसने छुटकी की भेजी राखी अपनी कलाई में बंधवा ली। एक राखी सुनीता ने भी उसे अपनी ओर से बांधी। शेखर राहुल के साथ बैठा मैच देख रहा था। हाथ में राखी के दो चमकीले धागे लिए सुनीता आई। भैया, मैं आप दोनों के लिए भी राखी लाई हूँ। असल में मेरा कोई सगा भाई नहीं है, तो आप तीनों को ही मैं भाई मानती हूँ। शेखर और राहुल ने भी खुशी खुशी सुनीता से राखी बंधवाई। उसी शाम तीनों दोस्त बैठकर छुट्टी वाले दिन का आनंद ले रहे थे। यार दीपेश, कविता से शादी करके मुझे अलग फ्लैट लेना पड़ेगा। तुम लोगों के साथ बिताए ये दिन बहुत याद आएंगे, राहुल ने कहा। और हम क्या यूं ही कुंवारे रहेंगे? शेखर ने उसकी पीठ पर धप्प से एक हाथ मारा। क्यों है ना दीपेश, तेरी और मेरी भी शादी हो जाएगी। फिर सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त। भविष्य के सपनों में तीनों कुछ देर के लिए खो गए। लेकिन दीपेश कुछ और ही सोच रहा था। शादी की बात पर उसे न जाने क्यों रमेश का ख्याल आ गया।
इतने अच्छे स्वभाव वाला रमेश अपने निजी जीवन में निपाट अकेला था। यार मैं सोच रहा हूँ किसी का घर बसाना अच्छा काम होता है। मेरी जान पहचान में एक रमेश है, वही गैराज वाला। दीपेश ने शेखर की तरफ देखा। शेखर रमेश को जानता था। अगर कोई सलीकेदार महिला रमेश की जिंदगी में आ जाए तो कितना अच्छा हो। सही कहा तुमने, बहुत भला है बेचारा। शेखर भी उसके समर्थन में बोला। कुछ देर खामोशी छाई रही। शायद अपने अपने तरीके से सब सोच रहे थे। एक बहुत नेक औरत है मेरी नज़र में। तभी तपाक से शेखर बोला, कौन? राहुल और दीपेश ने एक साथ पूछा। हमारी सुनीता दीदी, और कौन? दोनों ने शेखर को अजीब सी नज़रों से घूरा। यार ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ गलत थोड़े ही बोला मैंने। एक चोर उचक्के को भी जिंदगी में दूसरा मौका मिल जाता है, तो फिर एक विधवा क्यों दूसरी शादी नहीं कर सकती? औरत को भी दूसरी शादी करने का उतना ही हक है जितना मर्द को। और फिर रानी के बारे में सोचो। इतनी छोटी सी उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। आखिर उसको भी तो एक पिता का प्यार मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो क्या कहते हो? शेखर की बात 100% सच थी। सुनीता कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। उसे पूरा अधिकार था कि वो किसी के साथ एक नया जीवन शुरू कर सके, जो उसका और उसकी बेटी का सहारा बन सके। उसके जैसी व्यवहार कुशल और भली औरत किसी का भी घर संवार सकती थी। तीनों दोस्तों की नज़र में रमेश के लिए सुनीता एकदम फिट थी। लेकिन सुनीता मानेगी क्या? राहुल ने शंका जाहिर की। मैं मनाऊंगा सुनीता दीदी को, दीपेश बोला। उसी शाम जब सुनीता उन तीनों का खाना पका कर निपटी और रानी भी अपनी पढ़ाई कर चुकी थी, तो दीपेश ने उसे रोक लिया। बोलो क्या बात करनी थी भैया? सुनीता ने पूछा। बड़े नाप तोल कर शब्दों को चुनकर दीपेश ने अपनी बात सुनीता के सामने रखी। वो कुछ अन्यथा ना ले ले, इस बात का उसने पूरा ध्यान रखा। सिर झुकाए दीपेश की बातों को चुपचाप सुनती रही सुनीता। आज तक उसके अपने सगे रिश्ते वालों ने भी उसका घर बसाने की चिंता नहीं की थी। वो अकेले ही अपने दम पर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उसने कभी किसी से सहारे की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन खून का रिश्ता ना होने पर भी उसके ये तीनों मुंह बोले भाई आज उसके भले के लिए इतने फिक्रमंद हैं। ये सोचकर ही सुनीता की आंखों में आंसू बह चले। उसे इस तरह से रोता देख तीनों के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। दीपेश को लगा शायद उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। देखो सुनीता, रो नहीं, हम तुम्हारी और रानी की भलाई चाहते हैं। बस एक बार रमेश से मिल लो, फिर आगे जो तुम्हारी मर्जी। दीपेश ने प्रयास किया उसे शांत कराने का। भैया मैं तो इसीलिए रो रही हूँ कि आज मुझे अपने और पराये की पहचान हो गई। जो मेरे अपने हैं वे कभी मेरे सुख दुख में काम नहीं आए, और एक आप हो जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी आप लोगों को मेरी और मेरी बेटी की चिंता है। कुछ संयत होकर अपनी गीली आंखों को पोंछती हुई वो बोली, ये सच है कि एक पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी बेटी पिता के प्यार से हमेशा महरूम रही है, मगर मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। अगर आप लोगों को यकीन है कि कोई नेक इंसान मेरी बेटी को सगी बेटी की तरह प्यार देगा, तो मैं भी आप पर भरोसा करती हूँ। बात बनती देख तीनों के चेहरे खिल गए। दो अधूरे लोगों को मिलाकर उनके जीवन में खुशियों की बहार लाने से बढ़कर भला और क्या नेकी हो सकती थी। रमेश और सुनीता की एक औपचारिक मुलाकात करवाई गई। तीनों ने पूरी तसल्ली के बाद ही सुनीता के लिए रमेश जैसे इंसान को चुना था। रमेश ने सहर्ष सुनीता और रानी को अपना लिया। एकाकी जीवन के सूनेपन को भरने के लिए कोई तो चाहिए था। बहुत ही सादगी के साथ रमेश और सुनीता का विवाह संपन्न हुआ। तीनों दोस्तों ने शादी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। प्रतिभोज पर वर वधू पक्ष के कुछ एक रिश्तेदार को भी बुलाया गया था। दीपेश ने माँ और छुटकी को भी खास इस विवाह के लिए बुला रखा था। उसकी माँ गर्व का अनुभव कर रही थी अपने सपूत के हाथों नेक काम होते देखकर। विदाई के समय सुनीता दीपेश, राहुल और शेखर के गले लगकर जार जार होने लगी, तो तीनों को महसूस हुआ जैसे उनकी सगी बहन विदा हो रही है।
अपने आंचल में बंधे खील चावल को सिर के ऊपर से पीछे फेंककर रस्म पूरी करती सुनीता विदा हो गई थी, साथ में देती हुई ढेरों आशीर्वाद अपने तीनों भाइयों को। कुछ दिनों तक छुटकी और माँ उन लोगों के साथ रही तो खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई। फिर माँ और छुटकी घर वापस लौट गए थे। अब वो लोग मन ही मन में सोच रहे थे कि अब उनका खाना कौन बनाएगा। यही सब सोचते सोचते वो तीनों रात में सो गए। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो शेखर ने आकर दरवाज़ा खोला तो सामने सुनीता खड़ी हुई थी। तभी शेखर ने हैरान होकर पूछा, सुनीता दीदी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे? तभी राहुल और दीपेश भी उठकर आ जाते हैं। उनके मुंह से भी यही सवाल निकला, आप यहाँ कैसे? अरे भैया, आप लोग मुझे अंदर आने दोगे या नहीं, या फिर सारे सवाल बाहर ही खड़े होकर पूछ लेंगे? दीदी अंदर आइए। भैया, मुझे पता चला कि माँ जी और छुटकी अपने घर वापस चले गए, इसीलिए मैं आ गई खाना बनाने के लिए। लेकिन दीदी, अब तो आपकी शादी हो गई है, तो फिर आप हमारे घर पर खाना कैसे बनाओगी? हाँ, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का खाना बनाया करूँगी। मैंने रमेश से पूछ लिया है, उन्होंने भी हाँ कर दी है। ये सुनकर तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा, सुनीता दीदी जल्दी से कुछ नाश्ता बना दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है, क्योंकि कल शाम को भी हम लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया। सुनीता अपना किचन का काम करने लगी और तीनों तैयार होने के लिए चले गए। इन चारों ने मिलकर अपना रिश्ता खुद ही बनाया था, जो कि बहुत ही अनमोल रिश्ता था, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। भाई बहन का रिश्ता। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।